Hey, Namaskar everyone. So, how are you doing? I hope you're doing good. Be safe, be joyful, and keep smiling. Just be safe, be safe. ओके चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज का जो ये हम लोग का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और देखेंगे आज कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रिंग ऑफ रेडियस A। ठीक है, आज का लेक्चर मतलब कि देखा जाए तो बस बहुत छोटा है, बस समझने का चीज है। एक कंसेप्ट है हम लोग का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो समझना जरूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर छोटा ही होगा। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं वो समझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यूज करके। तो फिर अब अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड एन इक्वेटोरियल पॉइंट पे प्रीवियस क्लास में। और इसका प्रीवियस क्लास में उन्होंने क्या किया कि अगर एक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें तो हाउ विल दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल रिएक्ट। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स तो जीरो होगा और टॉर्क उस पर एक्ट करेगा, मतलब वो डाइपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर देगा। और ये टॉर्क जीरो भी हो सकता है और कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन। जैसे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर एंटी पैरेलल है तो टॉर्क जीरो एक्ट करेगा। वेयरएज अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क मैक्सिमम एक्ट करता है। याद है ना, टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या था? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो P क्रॉस E ये था PE sin थीटा। फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पड़ जाएगा कि सिंस ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो डाइपोल्स पे जो दो डाइपोल है उसका जो चार्जेस है उसमें जो फोर्सेस एक्ट करेगा वो सेम नहीं होगा, तो वो कैंसल आउट नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट नेट फोर्स भी जीरो नहीं होता है एंड टॉर्क भी जीरो नहीं होता है, सब डिपेंड करता है। फिर हम लोग ने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल पढ़ा कि एक्चुअली डाइपोल मतलब होता क्या, क्या रियलिटी में डाइपोल एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं करता है, व्हिच लेड अस टू द डेफिनेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है उसको पोलर नहीं करता है, जीरो डाइपोल मोमेंट, नॉन पोलर। इतना हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे और आज हम लोग ये करेंगे। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय के। एक चीज आप प्लीज एक चीज दिमाग में बैठा लो कि इनिशियली जब भी आप कुछ पढ़ोगे ना तुरंत जैसे पढ़ोगे हाँ भाई सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, बट अगर उसी को अगर आप 2-3 बार फिर से पढ़ोगे तब भूल जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना, फिर मुश्किल है। स्टूडेंट लाइफ में जो भी एकेडमिक सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन करते रहना। आज आपने पढ़ा, समझ लो इस बात को समझ लो, मान लो आपने आज एक नोट पढ़ा, उसको पढ़ने में आपको मान लो 3 घंटा लगा, पर जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो यही चीज यही मटेरियल आपको पढ़ने में ऑब्वियसली 2 घंटा के आसपास लगेगा जब रिवीजन करोगे। तो जब दूसरा रिवीजन करोगे तो सेम चीज आपको 1 घंटा में पढ़ने में लगेगा। जब फिर से रिवीजन करोगे तो हाफ एन आवर में हो जाएगा। जब फिर से रिवीजन करोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं तो अगर आप यही सेम चीज 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता बाद पढ़ोगे फिर से 3 घंटा लगेगा, फिर से 1 हफ्ते बाद पढ़ोगे फिर से 3 घंटा लगेगा। तो थोड़ा दिमाग यूज करो। एवरीथिंग इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन, बस इतना ध्यान रखिएगा।
सो जब भी कुछ पढ़ो तुरंत उसको रिवाइज किया करो, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो. हाउ फ्रीक्वेंटली यू विल रिवाइज determines how how long you can remember these concepts. बहुत हो गया बकवास. चलो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक डिस्कशन करते हैं हम लोग, उसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. प्लीज समझिए, अभी तक हम लोग ने जो भी सिस्टम्स पढ़ा है सारे डिस्क्रीट इन नेचर थे, सारे डिस्क्रीट थे. अभी डिस्क्रीट कहने का मतलब ये है कि हम लोग ने जो भी सिस्टम पढ़ा था उस सिस्टम में मेरे पास जो चार्जेस थे, सारे सिस्टम में जो चार्जेस थे they were separated by some distance. और ये सारे पॉइंट चार्जेस थे, पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंसेस. मतलब कि जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते, ये तो कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और. ठीक है. और इस सारा पॉइंट के वजह से अगर मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग निकालते थे कि चार्ज Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लेते हैं E1. चार्ज Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, मान लेते हैं E2. चार्ज E3 की वजह से क्या होगा, मान लेते हैं E3. चार्ज Q4 की वजह से क्या होगा, E4. और चार्ज E5 की वजह से क्या होगा, E5. और फिर फाइनली जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था हम लोग क्या करते थे, सबको वेक्टोरियली ऐड कर दिया जाता था. ये तो पढ़े हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, प्लीज ध्यान दीजिएगा. जब चार्जेस, प्लीज समझने की कोशिश करो, when charges are separated far apart, obviously the point charges, we are talking about point charges, उस केस में the system is said to be in a discrete manner. और इसके वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट निकालना है, फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है. सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं हम लोग. क्या करते हैं, इस पॉइंट पे डिफरेंट चार्जेस या फिर इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हम हर एक उसी पॉइंट पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स निकाल लेते हैं, फिर उसको वेक्टोरियली ऐड करके हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रीट सिस्टम. ठीक है. बट मान लीजिए एक ऐसा स्पेस है, ये एक रीजन ऑफ स्पेस था. नाउ सपोज इन द सेम रीजन ऑफ स्पेस द चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू. ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, उसका ये पॉइंट चार्ज है, ये भी एक 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 पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज. क्या बोल रहे हैं कि अब द चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर सच दैट वी कैनॉट डिस्टिंग्विश वन चार्ज फ्रॉम द अदर. ठीक है. एक तरीका ये हो सकता है कि द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ लाइन. एक पर्टिकुलर लाइन पे चार्जेस है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज, ऐसे करके चार्ज है यहाँ पर. ठीक है. अब क्या हो सकता है कि मे बी द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ प्लेन. ये चार्जेस है और ऐसे भी है. The charges are placed very close to each other in this manner. In this manner. मतलब एक प्लेन में है सब, या फिर एक पूरा स्पेस में हो सकता है. मान लीजिए एक स्पेस बनाते हैं हम, चार्जेस पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली हम लोग बस एक ही स्पेशल केस पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जो हम लोग के लिए होगा वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि हर एक पॉइंट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है. समझ में आया क्या बोल रहा है? ये तो डिस्क्रीट मतलब समझ में आ गया आपको. कंटिन्यूअस कहने का मतलब है द चार्जेस आर वेरी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इन अ कंटिन्यूअस मैनर. इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस.
कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस क्या हो सकता है, तीन तरीके का हो सकता है। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, ये हो गया वन डायमेंशनल केस। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्लेन, एक फ्लैट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर एक पूरा स्पेस में है, इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब एक स्पेस में हो। समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखिएगा लीनियर क्या किया जाए मेरे पास, लीनियर चार्ज पहला केस करते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। 1 2 3। केस 1 आपको समझ में आया। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि द चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ कंटिन्यूअस मैनर, और ये तीन तरह का हो सकता है। चलिए पहला केस करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज समझिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब तो हम लोग ये समझ गए कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ लाइन। अलोंग अ लाइन चार्ज इज distributed along a line, along a line। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये एक लाइन है मेरे पास, एक वायर है, इसका लेंथ है L, इस पर चार्ज Q है एंड लेंथ है L। ये एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज Q है, लेंथ L है। ठीक है, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द एंटायर लेंथ। ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द एंटायर लेंथ। उस केस में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ? प्लीज ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ? अगर हम एक यहां पर छोटा सा एलिमेंट काट लें, छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट है dl। dl क्या है? डिफरेंशियल एलिमेंट है, मतलब बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा क्या पता चलेगा हम लोगों को? वो निकालना चाहते हैं हम। What is the amount of charge on this differential length? अब मेरा बात समझ लीजिएगा, डिफरेंशियल एलिमेंट है, अब इस पे हम चार्ज मान ले रहे हैं dq है। ठीक है, अब यहां से समझिए ये कैसे निकालते हैं हम लोग, प्लीज नोट कीजिएगा इसको। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज, और इसको डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और सिंस ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंस ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब लैम्डा क्या है, हर जगह सेम है। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ यहां पर जितना होगा यहां भी उतना ही होगा, यहां भी उतना ही होगा, यहां भी उतना ही होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं dq by dl।
ये भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ये लिख सकते हैं, एंड लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल्स टू dq/dl, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर फिर से विच इंप्लाइज हम यहाँ से बोल सकते हैं dq इज इक्वल्स टू λ/dl। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? जब एक सिस्टम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर लेंथ, इसका मतलब कहने का ये है कि हर एक जगह पर एक अगर छोटा सा लेंथ लें तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा वहां पर। तो अगर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज बाय लेंथ, कूलम पर मीटर। ठीक है, समझ में आया? तो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा कैन बी आल्सो रीरिटन एज dq/dl। यहां से dq हो जाएगा λ/dl। ठीक है, समझ में आया? सेम चीज आप ऐसे भी कर सकते थे। मान लो ये वायर, सुन लो, ये वायर को एक रिंग फॉर्म में डाल दिया गया है। ये वायर को ऑल्सो सपोज ये एक वायर है जिसको रिंग फॉर्मेट में डाल दिया गया है। ठीक है, और यहां पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। और इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है। R नहीं लेते हैं, बाद में कंफ्यूजन होगा मेरे को, A लेते हैं, और रेडियस A है। तो सिमिलरली यहां पर भी हम क्या बोल सकते हैं? यहां पे जो देखिए एक वायर है, तो ये एक वायर है जिसको सर्कल में बेंड कर दिया गया है। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और ये किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पर भी लैम्डा इज इक्वल्स टू q/, अब इसका जो लेंथ होगा वो उसका सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस। और एक सर्कल जिसका रेडियस r है, सरकमफेरेंस होता है 2πa। और सिमिलरली यहां पर अगर हम एक एलिमेंटल डिफरेंशियल एलिमेंट काटते हैं dl, इसका चार्ज dq है, तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं, और लैम्डा इज इक्वल्स टू dq/dl। तो यहां से भी dq इज इक्वल्स टू λ/dl। देखिए सेम चीज यहां से किया जाता है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए। अब एक बात मेरा, जैसे ही आपको एक छोटा सा चार्ज dq निकल गया है, ठीक है, आप इसके वजह से कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। प्लीज ध्यान सुनिएगा। एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने एक स्मॉल एलिमेंटल चार्ज निकाल लिया dq। हम लोग क्या करते हैं, इस dq के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो मुझे एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और इंटीग्रेट क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर डिस्क्रीट होता है तो ऐड करते हैं, कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेट करते हैं। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, अब हम कुछ मिटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसी को सॉल्व कर, इसमें होगा वैसे मुश्किल है, मिटा देते भैया। चलिए देखिए, अब नंबर 2 केस से मूव करते हैं, जहां पे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब तो आप समझ चुके हो। कहने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस है, कोई भी सरफेस है, कर्व भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, मुझे नहीं जानना है, कोई भी एक सरफेस है, और यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ कंटिन्यूअस मैनर। मतलब कि हम चार्ज इतना क्लोजली स्पेस्ड है कि हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं एक चार्ज को दूसरा चार्ज से। ठीक है, ये हुआ।
ये हो गया। ये मान लीजिए आपके पास एक सरफेस एरिया है ए, जहां पर चार्ज टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है। उस केस में बस अगर मुझे ये जानना है कि अगर यहां पर एक छोटा सा इनफाइनेटिमल डिफरेंशियल एरिया dA है, सर दैट इस पे चार्ज dQ है, तो हम ये चार्ज dQ कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो देखिए अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो व्हाट इज द, नोट कर लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface charge density. What is the amount of charge per unit area? एक छोटा सा यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है dq, इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक छोटा सा यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है उसको बोलते हैं सिग्मा। एक चीज समझो, इसका जरूरत कहां पड़ता है? अगर एक छोटा सा यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो सिग्मा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो बड़ा सा अगर एक यूनिट एरिया है, इस पर चार्ज क्यू कितना होगा? अगर इसका एरिया ए है तो कितना हो जाएगा? छोटा सा पे सिग्मा है तो ए में एक छोटा वन यूनिट एरिया पे सिग्मा है, ए पर कितना होगा? ए सिग्मा। ये इंपॉर्टेंस है सिग्मा का कि अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तो कोई भी आर्बिट्ररी एरिया के लिए हम निकाल सकते हैं उस पर कितना चार्ज होगा, सच दैट यहां पर सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट कितना हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं हम, सिग्मा इज इक्वल्स टू dq by dA, which implies मेरा dq हो जाता है सिग्मा dm। बस हो गया। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? बस हो गया, क्या चाहिए? तो फिर से वही कहानी, अगर इस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज dq के वजह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स निकाल लेंगे, जिसको हम स्मॉल फोर्स या फिर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, dF या फिर dE। और फिर टोटल फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, बस दैट्स इट। एंड फाइनली नंबर 3 है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ गिवन वॉल्यूम। और यहाँ पर देख लो भैया, मतलब कि यहाँ पर अगर आपके पास एक वॉल्यूम है, मतलब एक स्पेस है, फ्लैट सरफेस नहीं, अब स्पेस में आ गया, और यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह चार्ज है, वो भी कंटिन्यूअस मैनर में, कंटिन्यूअस मैनर में। उस केस में द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मेरे पास कितना चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं रो से, और रो इसको डिनोट करते हैं रो से, सिंबल रो से, ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक क्यूबिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है जिसका वॉल्यूम v है, चार्ज q है, उस केस में इस डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा q by v। एंड अगर मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम है dv, जहाँ पे चार्ज dq है, तो यहाँ पर भी रो हो जाएगा dq by dv, which implies dq is equals to rho dv। बस that's it, बस हो गया, इतना ही है।
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर सरफेस के लिए है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एंड फाइनली वी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, और मुद्दा का बात वही रहेगा कि पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले हम लोग एक छोटा सा डिफरेंशियल चार्ज dq लेंगे, उसके वजह से रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड dE निकाल लेंगे, फिर सबको लेकर ऐड करना पड़ेगा। पर जब ऐड करेंगे, सिंस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो समेशन के बजाय इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है हम लोग ने। अच्छा, एक बोलना भूल गया, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज का। हम लोग ने आज भी क्या सीखा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसी पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका ईयर 2016 में आया था। ठीक है, एक सेकंड हम देख ले, कुछ सही है ना, सब सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एकदम क्लियर समझना पड़ेगा पहले आपको। अ चार्ज q इज यूनिफॉर्मली, अच्छा 2 बार यूनिफॉर्मली लिख दिया है, वेरी गुड। अ चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज कितना है, चार्ज q is uniformly distributed over a ring of radius a. Obtain an expression for electric field, निकालना क्या आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है on the axis of ring at a distance r from the center। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of the ring। एंड तीसरा, show that for charge show that for large distance the system behaves as point charge, behaves as a point charge। For large distance system behaves as a point charge। ठीक है, अब प्लीज 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 आराम से शांति से बैठ के सुनो, पहले कहानी सुनो, पहले कहानी सुनो। सोल्यूशन तो भैया, कहानी अपने आप में बहुत सिंपल है। चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये एक रिंग है जिसका सेंटर O एंड रेडियस A है। ये एक रिंग है, एक्चुअली में ये सिलेंडर है, पर आप बस इसका ये फ्रंट व्यू देखो, आप एज इफ बस फ्रंट व्यू देख रहे हो। अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे आपको एज इफ लगेगा कि ये एक रिंग है। देखो हॉलो है, एक रिंग है, इस रिंग का सेंटर O है एंड रेडियस A है, और इस रिंग को हम ऐसे बनाए हैं, ये रिंग ऐसे है। ठीक है, ठीक है, और इस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग के ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सच दैट टोटल चार्ज ऑन द रिंग है Q और इसका रेडियस है A। ठीक है, तो उस अच्छा एक चीज समझ लो, ये है आपका रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, पिक्चर में हम ऐसे बना रहे हैं उसका। इस रिंग का सेंटर बीच में होगा, तो अगर इस रिंग से एक लाइन पास करे परपेंडिकुलर टू द सेंटर पासिंग अलोंग द, ये हो जाएगा उसका एक्सिस। तो इस सर्कल का एक्सिस कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो लाइन हम यहां बना रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस ऑफ द रिंग। ये जो लाइन हम बनाए हैं अभी ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस ऑफ रिंग। आपको पिक्चर समझना पड़ेगा कि हम पिक्चर कैसा बना रहे हैं। मेरा रिंग ऐसे है, चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे जिसका रेडियस A है, और ये इस लाइन इसका एक्सिस है। और हम लोग को करना क्या है, इस लाइन इस एक्सिस के कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट P पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P ड्यू टू द एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया कुछ? मतलब ये एक रिंग है, ये उसका एक्सिस है मान लीजिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ओके, इतना तो क्लियर हो गया है। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फॉर रिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ मतलब रिंग का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब 2πa। इतना तो क्लियर है। लैम्डा का वैल्यू ये होगा। अब देखिए, मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, तो बेसिक इंटेंशन प्रोसेस क्या है? बेसिक प्रोसेस क्या है? अच्छा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम? एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंटल पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है। और फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम इंटीग्रेट कर देंगे उसको। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मुझे एक एलिमेंटल चार्ज लेना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? लेट dl be the differential element, differential element of length dl having small charge dq such that therefore लैम्डा फिर लिख सकते हैं हम dq by dl which implies dq is equals to lambda l lambda dl। ठीक है, dq equals to lambda dl और लैम्डा का वैल्यू क्या है? q by 2πa। तो लिख लीजिए यहाँ पर which is equals to, यहाँ पे यहाँ लिख दो, which implies dq is equals to lambda dl और dl लैम्डा का वैल्यू क्या है? dq is equals to q by 2πa into dl। देखिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, तो यहां पर हम मान लीजिए एक एलिमेंटल लेंथ लिया है dl सच दैट इस पर चार्ज dq है और dq का वैल्यू ये है। समझ में आया कि नहीं आया? इस चार्ज के लिए, इस रिंग के लिए लीनियर चार्ज लैम्डा ये होगा, और एक छोटा सा dq लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया, आ गया। नाउ मेरे पास जगह नहीं है नीचे, हम यहाँ लिख रहे हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P due to point charge dq is dE equals to, देखिए, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज होता है q एट डिस्टेंस r, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E is equals to 1/4 epsilon naught q by r square, है ना? ये चीज हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज dq कितना होगा? सबसे पहले इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ठीक है। मतलब ऐसा था, ये ऐसे है, इस पॉइंट से इस लाइन को ज्वाइन कर दो। तो देखिए यहां पर ये एक ऐसा राइट एंगल बन जाएगा। ओहो, ये तो बताए ही नहीं हम। ये डिस्टेंस कितना है मेरा? r, पॉइंट P एट डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस कितना होगा? इसका a होगा। तो अगर हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो ये अगर ये पॉइंट A है तो AP का वैल्यू कितना होगा? AP का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? AP का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हाइपोटेनस हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है, और चलिए मान लेते हैं ये एंगल थीटा बन रहा है एक्सिस पे, मान ले रहे हैं बस। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे डी का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एपी का स्क्वायर क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस मेजर होता है वो पॉइंट से चार्ज के बीच में होता है। हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस इस पॉइंट तक है। ठीक है, और सिंस ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड, ये हो जाएगा मेरा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई वेक्टर। देखिए समझ में आया कि नहीं, इतना तो समझ में आया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया डी वेक्टर, बस सिंपल 1/4 पे नॉट डी क्यू बाई ये। चलिए इतना तो क्लियर है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, डी क्यू का वैल्यू मेरे को पता है कितना है, ये डी क्यू का वैल्यू, तो बस हैंड पुट कर दीजिए डी क्यू का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डीएल बाई एपी का स्क्वायर। देखिए ये पता है मुझे कि डीई का वैल्यू तो यही होने वाला है, इतना तो क्लियर है हम लोग के लिए। हम बस डी क्यू की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दिया है, डी क्यू की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। अब देखिए, अब फिर बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब थोड़ा कौन, ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब देखिएगा हम यहां पॉइंट P पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देना, पॉइंट P पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देना। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉइंट P पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये वेक्टर अगर एंगल थीटा बनाया हुआ है तो ये वाला कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये वाला होगा डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहां पर अगर पॉइंट P पे अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पर खुद से अज्यूम कर लें तो ये वाला वेक्टर इस एंगल थीटा बनाया है इस एक्सिस के साथ, तो ये वाला बेस कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा, ये वाला होगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट डीई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक सिमेट्री है, सिंस ये यूनिफॉर्म रिंग है तो सिमेट्री के वजह से क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा कि द फील्ड अलोंग वाई एक्सिस गेट्स म्यूचुअली कैंसल्स आउट व्हेन द एंटायर रिंग इज कंसिडर्ड। यहां पर अगर हम dq चार्ज कंसिडर किए हैं, इसके वजह से एक फील्ड हुआ अलोंग x एक्सिस, एक हुआ y एक्सिस। अगर हम इसका ऑपोजिट में एक पॉइंट लेंगे तो फिर से एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग x एक्सिस, एक होगा वर्टिकली अपवर्ड। तो होता क्या है, ये तो जगह है, जगह तो है, एक सेकंड, हाँ जगह तो है मेरे पास। जगह तो है, देखते हैं आपको पता देता हूँ। देखो एक सेकंड ना, on resolving dE into rectangular components, number one क्या है मेरे पास, along y axis है dE sin थीटा, along x axis है dE cos थीटा। ठीक है ना, ड्यू टू सिमेट्री
due to symmetry when the entire ring is considered the field along y-axis is mutually cancelled while that along x-axis is added to give the resultant field. देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, DE cos थीटा है along x एक्सिस, DE sin थीटा है along y एक्सिस। पर जब हम सारा चार्जेस कंसीडर करेंगे तो क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है DE sin थीटा वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड DE cos थीटा इज एडेड टू गिव द रिजल्टेंट फील्ड। गड़बड़ा गया, रुको, लिखना जरूरी है मेरे लिए, ये जरूरी है मेरे को, बहुत जरूरी है मेरे लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq का वैल्यू था q/2πa dl/ap²। हाँ, इसको अगर भूल गए तो लिखें कैसे? देखिए हो जाएगा शायद, कहाँ से लिखें हम, जगह ही तो नहीं है मेरे पास। चलो इसको मिटा दे रहे, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस नहीं चाहिए अब, मेरा क्वेश्चंस तो चाहिए नहीं, मिटा दे रहे हम। बस आपको याद, आप तो लिख ही चुके हो क्वेश्चंस, तो मुझे जॉब नहीं है फालतू में इसको रख के स्पेस वेस्ट करना सही नहीं होगा। Therefore, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E is equals to इंटीग्रेशन ओवर DE cos थीटा। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? That added along x axis, while that along x axis is added to give the resultant electric field is added, but since ये continuous distribution है हम लोग समेशन के बजाय इंटीग्रेशन यूज किए हैं। ठीक है, अब देखो आपको DE का वैल्यू पता है, ये रहा DE, पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/2πa into dl/ap का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब नोट करो यहां से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, बेस कितना हो जाएगा? इस एंगल के लिए बेस आ रहा है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो हो जाएगा फिर से r/ap। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा r/ap। क्लियर है? इंटीग्रेशन साइन। अब नोटिस कीजिए जो चीज कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। टोटल चार्ज कांस्टेंट है, q भी बाहर आ गया, इनटू r तो कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया, और ये AP³ भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dl। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? अब ये इंटीग्रेशन ऑफ dl एक्चुअली में है क्या? dl है डिफरेंशियल एलिमेंटल लेंथ ऑफ द रिंग। सुनो पहले बात समझ लो, dl क्या है? डिफरेंशियल एलिमेंट लेंथ ऑफ द रिंग। इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है? सारा dls को ऐड कर देना अलोंग द रिंग। और जब सारा dl को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? जब आप सारा dls को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या? जब आप सारा dls को ऐड करोगे, dl प्लस क्या मिल जाएगा आपको? सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2πa इंटू r/ap का वैल्यू क्या है? क्यूब है, तो ये हो जाएगा a² प्लस r² टू द पावर 3/2 इंटू, और इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या देगा? सर्कमफेरेंस देगा, हो जाएगा 2πa।
ठीक है, अब प्लीज नोट कर लीजिए, यहाँ का 2 पाई ए और यहाँ का 2 पाई ए कैंसिल, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू आर। ये हो गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका आंसर 1, ये हो गया आंसर 1, ये हो गया आंसर 1, ठीक है, ये आपका आंसर 1। अब नोट कीजिए एट सेंटर, एट सेंटर, एट सेंटर मतलब कि अगर आप सेंटर पे आ गए हो तो पॉइंट पी भी सेंटर पे लाई करेगा। समझ लो बात को, अगर आप सेंटर ओ पे आ गए हो तो पॉइंट पी भी सेंटर पे लाई करेगा। अगर पॉइंट पी सेंटर पे लाई करेगा तो आर का वैल्यू कितना होगा? आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे आर पुट करते हो तो आर मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर 2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी निकाल दिया विच इज एट अ डिस्टेंस आर। जब सेंटर का बात आएगा तो ये पॉइंट पी सेंटर पे लाई करेगा, तो आर का वैल्यू 0। जब पुट करो 0 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0, फिर 0। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, एट लार्ज डिस्टेंस। एट लार्ज डिस्टेंस कहने का मतलब है कि द आर इज मच मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द रिंग। एट लार्ज डिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि जो आर का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग। अगर ये ऐसा बात है तो हम इस रेडियस को इस एक्सप्रेशन में इग्नोर कर सकते हैं। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? देयरफॉर E इज इक्वल्स टू लार्ज डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए ये ए गायब हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब, ऊपर एक आर है, तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? हम दिखाई दे रहा है? देखिए मतलब क्या हुआ कि अगर आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ये ऐसा सिस्टम है और ये आर बहुत ज्यादा है, तो एज इफ, तो ये क्या हो जाएगा? जो चार्ज मेरा ऐसे था विल बी सेम एज इफ कि टोटल चार्ज क्यू एक सेंटर ओ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है एट अ डिस्टेंस आर। अगर आर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ एज इफ जो टोटल चार्ज क्यू था was located at the center of the ring, that is at a point charge। यही तो एक्सप्रेशन है ना, क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस shows that for large distance the total charge is supposed to be located at the center O only, that is it acts as a point, that is it acts as a point charge, as a point charge। यह है आपका आंसर 3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ बाप रे बाप, हो गया 50 मिनट, हो गया 50 मिनट हो गया। तो हम लोग ने आज कुछ किया ही नहीं है, बस बेसिकली ये क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गॉसेस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालने के लिए, बट फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसीलिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपको बताना बहुत जरूरी था। और सिंस बताएं तो इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन भी करा दिया जो आपका एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से समझो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।